नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमेश राय जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं बीजेपी के उत्तर हावड़ा से। तो आइए सर से जानते हैं कि सर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या बीजेपी इस बार भी धर्म का एजेंडा लेकर ही लड़ेगी? देखिए, मेरा फिलॉसफी इस पर एकदम अलग है। भारतवर्ष में जन्मने वाले हर व्यक्ति का एक धर्म होता है और धर्म की अगर आप किसी देवी देवता से जोड़ कर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस प्रश्न का उत्तर दूसरा होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का धर्म नहीं, वो व्यक्ति दिशाहीन होता है। धर्म तो राष्ट्र के प्रति भी होता है, माता पिता के प्रति भी होता है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्म के पथ पर चलती है और धर्म के पथ पर चलने वाले लोग ही भारत माता की जय कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। तो सर धर्म के पथ पर बीजेपी चलती है, तो सर इस एजेंडा को लेके बीजेपी और कितने दिन कंटिन्यू करेगी, कितने दिन और जीतेगी इस एजेंडा पे? आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडा कोई एक एजेंडा तो है नहीं। आप ही के जैसे लोग आज से पहले पूछते थे कि आप बताइए तो अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। लोग बोलते थे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहती है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ उस समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था पूरे देश में। उस समय एकांत मानववाद के मूल मंत्र पर चलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और इस पार्टी का गठन हुआ था देश के सबसे आखिरी व्यक्ति का विकास करने के लिए, जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे पीछे है। अभी नए नए भाषाएं आप सुने होंगे, समाज के शोषित, वंचित, ऐसा शब्द है ना। ये सारे मंत्रों के बीच एक मंत्र था, एकांत मानववाद, देश के सबसे आखिरी व्यक्ति का विकास करना। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है कि हम हिंदुओं का विकास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश का विकास करना चाहती है और देश का विकास तब होगा जब देश का सबसे कमज़ोर व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ेगा। और हमारी सरकार ने भी जब जब मौका मिला है, अटल जी की सरकार ने, हम गठबंधन में एनडीए की सरकार चला रहे थे, तब भी हमने अपने कुछ मुद्दों को तब गठबंधन के विषय को समझते हुए, उसकी मर्यादा को समझते हुए हमने उसको साइड में रखा था। और अटल जी ने कहा था कि हमारा मुख्य मुद्दा जो है हम उसको गठबंधन के चलते साइड में रख रहे हैं, देश का विकास करेंगे। और जैसे गठबंधन खत्म हुआ, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, तो हमने हमारा जो एजेंडा था भारत का खोया हुआ गौरव को वापस दिलाना, अपने सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार करना, देश पर लगे हुए कलंकों को धोना, उसके तहत हमने देश के सबसे ज़्यादा जहां आस्था जुड़ी हुई सनातन हिंदू धर्म के प्राण पुरुष है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विश्व का इकलौता सबसे अधिक हिंदुओं का रहने वाला देश, उस देश में भी अगर राम का सम्मान नहीं होगा तो कहाँ होगा। हमने तो जोर करके सरकार की ताकत दिखाकर हमने तो राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। हम तो पूरे निष्ठा के साथ भारत की न्यायिक व्यवस्था में भरोसा रखते हुए कई दशकों तक कोर्ट में प्रमाण देने के बाद हमने राम मंदिर का निर्माण शुरू किया है। और ईश्वर की असीम कृपा है कि मेरे जैसे लोग, जिनके कई पुरखे सपना देखते देखते गुजर गए, उसी वंशज के एक पीढ़ी को राम मंदिर का निर्माण होते और राम लला के विराजमान होते दृश्य को देखने का अवसर 22 जनवरी को मिलेगा। तो हमारा एजेंडा था, हमने कहा था कि हम एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने उसे साबित किया। हमने धारा 370 समाप्त किया, भारत पर कलंक लगा था उसको हमने समाप्त किया। आने वाले दिनों में भारतवर्ष में और भी ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनका जीर्णोद्धार, जिनका पुनरुद्धार निश्चित तौर पर होगा। तो सर चुनाव आते ही सिर्फ राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र क्यों होता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी ने और विश्व हिंदू परिषद और हमारे जो कई विंग्स हैं, उन्होंने निरंतर प्रयास करके राम मंदिर के मुद्दे को इस देश में सल्टाने का काम किया और पूरी निष्ठा के साथ देश की पूरी जनता को लेकर हम उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको कब लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पिछले 10 वर्षों में कब आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को भूल गई है? हम तो भूमि पूजन भी किए थे,
और अब मंदिर निर्माण होकर कंप्लीट हो रहा है तो उसका पूजन करेंगे क्या? हम चुनाव का इंतजार करेंगे? चुनाव नहीं होगा तो चुनाव नहीं आते होगा। ही सर राम मंदिर का और जो 370 है उसका नाम बहुत तेजी से सुनाई देने लग रहा है। नहीं, ये प्रश्न तो आपने उठाया, ये प्रश्न तो आप उठा रहे हैं या फिर जो विरोधी राजनीतिक दल के लोग हैं वो उठा रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का नाराजगी है कि राम मंदिर के पूजन में उनको नहीं बुलाया गया। आप बताइए तो, जो राम को मानता ही नहीं है, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है, जो राम सेतु के बारे में बोलता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति का अस्तित्व ही भारत में नहीं रहा है, उनको क्या राम से लेना देना? क्यों जाएंगे वो? सिर्फ जो बीजेपी वाले हैं सिर्फ वो राम को मानते हैं। एकदम नहीं, राम तो आराध्य है सनातनियों का, लेकिन आप अपने आप को सनातनी तो मानिए। आप जब चुनाव आता है तो आप कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, आप चुटिया रखते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो आपके पार्टी के गठबंधन के लोग हिंदुओं को गाली देते हैं और कहते हैं कि हमारा एजेंडा है हिंदुओं को ख़त्म कर देना, सनातन को समाप्त कर देना, और आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलता है तो हम आपके मुद्दे के लिए हम अपने धर्म को तिरस्कार क्यों करेंगे? सर 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है अभी, तो सर वहाँ पे पोस्टर लगवा दिया गया है कि भव्य राम मंदिर बनेगा और बीजेपी ही आएंगे। तो सर ये क्या धर्म के नाम पे वोट मांगना नहीं हो रहा है? नहीं, अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका श्रेय लेने के लिए हम आपको दे देंगे क्या? अगर मान लीजिए कोई काम हम कर रहे हैं, हमने कई दशकों तक निरंतर लड़ाई लड़ी है उसके लिए, हमने बलिदान दिया है, हमारे परिवार के लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं उसके लिए, उसका श्रेय लेने के लिए हम दूसरे को दे देंगे क्या? राम मंदिर तो बन रहा है, बनेगा, रामलला विराजमान भी होंगे, राजनीति होती रहेगी, सत्ता आएगा और सत्ता जाएगा। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना चुनाव लड़ेगी सब जीती जाएगी? हम अपने मुद्दे पर कायम है, सरकार आए या सरकार नहीं आए। तो सर देश में तो और भी मुद्दे हैं सर। कतर में हमारे 8 सैनिक फंसे हुए हैं, मणिपुर घटना, महंगाई, उस पे सर बीजेपी क्यों कुछ नहीं बोल रही है? आप प्रश्न पूछिए संबंधित व्यक्ति से, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि भारत में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है जिस व्यक्ति ने तिरंगे झंडे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया? पिछले दिनों जब यूक्रेन में घटना हुई तो सिर्फ भारतीय ही नहीं, दूसरे देश के लोगों ने भी अपने प्राण बचाने के लिए तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया था। उस दिन देश का 140 करोड़ व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मेरा तिरंगा दिखाकर दूसरे देश के लोग अपने प्राण की रक्षा कर रहे हैं। भारत अब कमज़ोर देश नहीं है। मणिपुर का जो विषय है उस विषय पर संबंधित विभाग के लोगों से अगर आप प्रश्न पूछिएगा, संसद में चर्चा हुई है मणिपुर पे क्या हम नहीं बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो दिन भर टीवी चैनल पर बैठे हैं। आप सही जगह पर प्रश्न कीजिए, उसका सटीक जवाब आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक जवाबदेह राजनीतिक दल है, हम कुछ भी छुपाते नहीं हैं। अभी तक 8 सैनिक जो कतर में फंसे हैं वो भारत क्यों नहीं आ पाए हैं? ये तो आपको विदेश मंत्रालय से पूछना होगा ना। मैं उस लेवल का राजनीति नहीं करता हूँ। पश्चिम बंगाल में एक जिला में राजनीति करता हूँ। लेकिन सर मोदी जी तो ये कहते हैं जो कतर जो है वो उनका दूसरा घर है। अरे स्वाभाविक, आप कतर में, आपको शायद आपको जानकारी नहीं है, मेरे कुछ मित्र बता रहे थे कि कतर में, कतर के बाहर के अगर नागरिकों की संख्या देखी जाए तो भारत उसमें दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ा मजबूत है। मुझे लगता है कि आपकी जानकारी इसमें थोड़ी कमज़ोर है। सुषमा स्वराज जी के समय से निर्मला सीतारमण जी तक पूरे देश का, भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में पहुंचता है तो उसकी चिंता भारत सरकार करती है। उनके परिवार को ढाढ़स देने का काम और उनको सुरक्षित भारत लाने का काम निरंतर भारत की सरकार करती है। भारत सरकार अभी तक उन 8 सैनिकों का कुछ क्यों नहीं सोच रही है? मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, आप सिर्फ 8 पर क्यों फंसे हैं? हमने तो हजारों हजार लोगों को लाया है, निरंतर लोग आ रहे हैं। फिर 8 लोग क्यों नहीं आ रहे? ये प्रश्न आपको उससे पूछना है जो इस विभाग के संबंधित व्यक्ति हैं। मैं यहाँ हावड़ा में बैठ के कैसे बताऊं कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप निश्चित तौर पर संबंधित विभाग से पूछेंगे तो सेंट्रल में तो सरकार बीजेपी की ही है ना। बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री का पॉलिसी मुझसे पूछिएगा, मैं कैसे बताऊंगा? प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ क्या बात करेंगे वो जवाब मैं दे सकता हूं क्या? ये पूरा का पूरा विषय जो है विदेश मंत्रालय का है, रक्षा विभाग का है। निश्चित तौर पर हमारे 8 नहीं, हमारा एक व्यक्ति भी अगर कहीं फंसा होगा तो उसकी सुरक्षा और उसके घर वापसी की जिम्मेवारी भारत सरकार की है और हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। इसके लिए किसी को हमें हमारी जिम्मेवारी का एहसास कराने की आवश्यकता नहीं है। और सर क्या बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम पार्टी है? ये तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मतलब क्या होता है? सर क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? एकदम निश्चित तौर पर हो रहा है। आप मुझे बताइए तो पिछले 10 वर्षों में, 10 होने जा रहा है, पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जिस योजना में आपको ऐसा लगता हो कि मुसलमान को उपेक्षा किया गया। एक योजना बताइए सर। किस एम्स हॉस्पिटल में, किस यूनिवर्सिटी में, किस फ्लाईओवर पर, किस टनल में लिखा हुआ है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है? आपको पता है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी जन मुहिम है, जन सुविधा है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम लेते हैं। चूँकि उनको ज़रूरत है, वो उपेक्षित हैं, वो कमज़ोर हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर देखिए, उसका सबसे बेसी लाभ कौन लेता है? हमने कभी भेदभाव नहीं करना चाहा, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार हैं जो हमेशा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराते हैं। उनको बार बार 2002 याद दिलाते हैं, गोधरा याद दिलाते हैं। लेकिन क्या वो लोग बता पाएंगे क्या कि गुजरात में 2002 में गोधरा दंगा होने के बाद क्या गुजरात में एक बार भी वहाँ के मुसलमानों को एहसास हुआ है कि यहाँ की सरकार हमारा साथ नहीं देती है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ? नहीं। लेकिन आपको सिर्फ एक कैसेट बजाना है, 2002 में गोधरा हुआ, 2002 में गोधरा हुआ। पिछले 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 10 साल में सर हिंदू और मुस्लिमों के मन में जो भावना प्रकट हो गई है एक दूसरे को लेके, ये इन 10 सालों से पहले तो नहीं था इतना। आपको समझना होगा, पूरे भारतवर्ष में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पूरे भारतवर्ष के सभ्यता और संस्कृति और धर्म के साथ में छेड़खानी हुई है, भेदभाव हुआ है। इस विषय पर चर्चा करूंगा तो आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। पूरे भारतवर्ष में जब से देश आज़ाद हुआ तब से तुष्टीकरण की राजनीति हुई। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के सबसे बड़ी जो जनसंख्या रही है सनातन हिंदू धर्म के लोगों की, उनकी उपेक्षा हुई है, उनके धार्मिक स्थलों के साथ भेदभाव हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। पहली बार कोई सरकार भारत में ऐसी आई है जो सनातनी हिंदुओं के हक में सोच रही है। हमने कभी मुसलमानों की उपेक्षा नहीं की है, लेकिन अपने सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार करना, अपने समाज के लिए बात करना, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के लिए बात करना, मैं हिंदू हूँ तो तिलक लगाना कहाँ तक अपराध है? मैं हिंदू हूँ, मुझे सेकुलर बनने के लिए माथे पर टोपी पहनना पड़ेगा, मुझे जाकर नमाज पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हिंदू भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगा। तो सर जैसा कि आपने कहा बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास, तो सर बीजेपी का एक ये भी स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? तो सर क्या उस स्लोगन पे बीजेपी खुद खड़ी उतर रही है? नहीं, आपको कहीं शंका है तो मुझे उदाहरण बताइए, मैं जवाब देता हूं। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया सर, उस पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला सर। उसके बाद एक 8 वर्ष की बच्ची सर, वो खून से लथपथ सारा रात रास्ते में घूमी है सर, उसका भी अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? भारतवर्ष की जनसंख्या मेरे ख्याल से 140 करोड़ है। 140 करोड़ जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है। भारतवर्ष की महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, अंतरिक्ष यान बना रही हैं, एयरफोर्स में भर्ती हो रही हैं, नेवी में जा रही हैं, वकालत कर रही हैं, सेना में फील्ड में उतर कर काम कर रही हैं, उनको सम्मान मिल रहा है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो कहीं लाडली बहिना और कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हजारों करोड़ रुपया नारी शिक्षा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए। आप उत्तर प्रदेश जाइए ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मणिपुर दिखता, आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिखता। जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? सर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहीं पे सिर्फ महिला सुरक्षित होगी। एकदम, हम तो बोल रहे हैं ना कि आप मुझे जिम्मेवारी दीजिए, मैं सुरक्षा की गारंटी करता हूं। मेरी जहां सरकार होगी वहीं ना। अब पश्चिम बंगाल में आप बोलिए कि आप यहां पर गुंडागर्दी रोक दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बस में है क्या? लॉ एंड ऑर्डर देखना राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डबल इंजन की सरकार बनवाइए, वहां विकास भी होगा। और हम योगी मॉडल पर कैसे लोगों को सुरक्षा दिलाया जाता है, कैसे अराजक तत्वों को कंट्रोल किया जाता है, वो हम जानते हैं और करके भी दिखाएंगे। सर 26 से जो ज़्यादा पार्टियां हैं वो सब एक गुट होके साथ खड़ी हैं और बीजेपी एक साइड खड़ी हैं। तो आपको क्या लग रहा है 26 से ज़्यादा पार्टियां बीजेपी पे भारी पड़ सकती है? ये तो इसका तो उदाहरण है। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में इसी कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान के ग्राउंड में हम लोगों ने ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों को एक साथ हाथ मिलाते देखा था जो एक सप्ताह पहले तक एक दूसरों को गाली देते थे। केजरीवाल जी के नज़र में केजरीवाल छोड़कर दुनिया का हर व्यक्ति चोर है। ममता बनर्जी से ईमानदार इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में
उनसे ईमानदार कोई नहीं और बाकी सब चोर है। लालू मुलायम को चोर कहते, उनकी आलोचना करते, यही क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लोग थकते नहीं थे। लेकिन जब मोदी से लड़ना हुआ तो सारे लोग एक मंच पर खड़े हो गए। चाणक्य ने भी कहा है, जब किसी राजा के खिलाफ बहुत सारे लोग एक होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे तो समझ लीजिए कि राजा सही पथ पर है और देश के लिए काम कर रहा है। गीदड़ों की फौज चाहे जितनी भी हो जाए, शेर से टकराना और शेर से जीतना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। सर अब बात करते हैं कुछ पश्चिम बंगाल के राजनीति के बारे में। सर सेंट्रल में जो है बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो 10 साल होने वाला है उनके गवर्नमेंट को। तो सर पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? ऐसा कौन सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आ रही है? बीजेपी पश्चिम बंगाल में आने के पथ पर अग्रसर है। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 77 हुए, 3 से 77। उसके पहले हमारे 2 सांसद थे, अब हमारे 18 सांसद जीते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2 से 18 हुआ है, अब 18 से कितना होगा? 3 से 77 हुआ है तो अगले विधानसभा में कितना होगा? बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करना शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में हमारी कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके कारण हमें बहुमत नहीं मिला। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अव्यवस्था के खिलाफ, पश्चिम बंगाल की अराजकता के खिलाफ मुखर हुई है और निरंतर आंदोलन कर रही है, पिछले कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा दिखाया है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतना संतरास होने के बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी भरोसा होना चाहिए कि बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है। तृणमूल कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे बंगाल की जनता से, वो एक एक झूठे वादे रोज़ उसका परत खुल रहा है। निश्चित तौर पर बंगाल की जनता संवेदनशील जनता है यहाँ की। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर बंगाल में जो है चुनाव आते ही हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। कहीं बैलेट बॉक्स फेंक दिए जाते हैं तो कहीं जो वो कार्ड्स होते हैं उसे चबा लिया जाता है और बम फेंके जाते हैं, एक दूसरे को मार दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन प्रक्रिया है ना, वो वामपंथियों के द्वारा इसको दूषित किया गया था। मेरा तो जन्म हुआ जब, तब मेरा आँख खुला तो मैंने लाल झंडा देखा था। और चुनाव कैसे होता है, रिगिंग कैसे होती है, फिर उस रिगिंग को साइंटिफिक रिगिंग बनाया गया सत्ता के साथ। और समय बदला और बदलते समय में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हुआ। तृणमूल कांग्रेस नामक राजनीतिक दल जब पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज हुआ तो ये वामपंथियों का अपडेट वर्जन निकला। जो वामपंथी नहीं कर पा रहे थे लोक लज्जा से, तृणमूल कांग्रेस ने उन सारी हदों को पार किया। हम पहले चुनाव के दिन ठप्पा मारते, बैलेट लूटते लोगों को देखते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो गिनती केंद्र में, मतगणना केंद्र में भी छप्पा मारते इनको देखा गया। तो ये अपडेट वर्जन है सीपीएम का। मेरे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ दिनों तक ऐसा ही करेगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि हम पूरे सिस्टम को बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के लोगों को एक पूरे राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके इंतजार में पश्चिम बंगाल के लोग कई दशकों से हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे संसाधन हैं, जिन संसाधनों के बल पर कभी बंगाल भारत का नेतृत्व करता था, बंगाल में वो सारे संसाधन आज भी हैं। गलत नीतियों के कारण बंगाल आज उपेक्षा का शिकार हुआ है। आने वाले दिनों पर निश्चित तौर पर जब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल फिर से भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार होगा। सर आए दिन जो है बंगाल में ईडी का रेड और सीबीआई का रेड देखने को मिल रहा है। आए दिन नए नए मिनिस्टर्स के चेहरे भी सामने आ रहे हैं। तो क्या सर सिर्फ ये पश्चिम बंगाल या अपोजिशन जहाँ पे पार्टीज़ हैं सिर्फ उसी राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, या फिर जहाँ बीजेपी है वहाँ भी सीबीआई और ईडी पहुँच पा रही है? ये तो स्वाभाविक बात है, आपको समझना चाहिए। जहाँ चोरी होगा वहीं ईडी का रेड होगा ना। जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 10-12 वर्षों में, पश्चिम बंगाल निरंकुश था। मैंने कल एक समाचार देखा, पश्चिम बंगाल में जो केंद्र सरकार के राशन का गेहूं आता है उसकी चोरी का अभियोग लगाते हुए एक जगह रेड हुआ। आपको मैं बताता हूं, आज से 7 साल पहले ये जानकारी मेरे पास आई थी। मैंने तब संबंधित विभाग के
पुलिस के आईजी को, हावड़ा के कमिश्नर को, यहाँ तक कि संबंधित कई बड़े अधिकारियों को मैंने सूचना दिया, लेकिन मेरा सूचना लीक हुआ। जो चोरी करने वाले माफिया ग्रुप थे उनके पास तक बात पहुंच गई, मेरा नाम तक पहुंच गया। ये कितना बड़ा रैकेट है मैं तब समझ पाया था, लेकिन आज जब केंद्र की नज़र इस पर पड़ी है, जब ये मामला सामने आ रहा है, तो मुझे खुशी है कि कभी ना कभी तो इनका पर्दाफाश होना था। एक एक करके लोग, पश्चिम बंगाल में गरीबों का चावल, उनके हक का चोरी किया गया, अम्फान में उनका तिरपाल चोरी किया गया, यहाँ पे गेहूं जो आता है यहाँ के लोगों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा फेक राशन कार्ड के नाम पर कई दशकों से उस गेहूं को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश के संसाधन की चोरी हुई है, उसका जांच होना चाहिए? जहां चोरी है वहीं जांच होगा। अब आप चाह रही हैं कि मोदी जी खुद अपने घर में ईडी का छापा डलवा लें। कोर्ट खुला हुआ है ना, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत कर रही है तो आप कोर्ट में जाइए, मामला कीजिए ना। पश्चिम बंगाल में जितने बड़े मामले की जांच हो रही है, एक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है। सारा का सारा जांच, जितना शिक्षक भर्ती घोटाला हो या बाकी कोई भी, ये सारा जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है। तो ये तृणमूल कांग्रेस ने एक भ्रम पैदा करने का काम किया कि बीजेपी ईडी भेज रही है, बीजेपी सीबीआई भेज रही है। ऐसा नहीं है। ये सीबीआई और ईडी की पूरी व्यवस्था पश्चिम बंगाल के बड़े जितने मामलों में हो रहा है, वो सारा का सारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के देखरेख में हो रहा है, उसके सुपरविज़न में हो रहा है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि ईडी सीबीआई को झाड़ भी मिल रहा है, वो कोर्ट की ओर से हो रहा है। इसमें कहीं भी ना बीजेपी कोई कंप्लेनेंट है, ना बीजेपी कहीं कोई पार्टी है। बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन का काम कर रही है सर। जो भी पार्टी, कोई भी अगर मिनिस्टर हो, वो गलत करके अगर बीजेपी में आ जाए तो वो साफ़ सुथरे हो जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? आपके इस बात में ही जवाब है। पिछले कुछ दिनों पहले हावड़ा के एक मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार के, राजीव बनर्जी, जब भारतीय जनता पार्टी में 2021 में शामिल हुए थे, तो ममता बनर्जी एक मंच पर खड़ा होकर कही थी कि ये वन विभाग के मंत्री थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे घोटाले किए हैं। कब? जब वो ममता बनर्जी के मंत्री थे, तब उन्होंने कई नौकरियां बेची हैं, बहुत अराजकता किया है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो दूध के धुले हो गए। राजीव बनर्जी तो अब तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए हैं। ममता बनर्जी उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रही है? ये देखिए, ये एक पूरी व्यवस्था है सर। ऐसे तो एक नाम शुभेंदु अधिकारी का भी सामने आ रहा है सर। वो जब टीएमसी में थे तो उन्होंने घोटाला किया था, और वो बीजेपी में आए तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप एक घोटाले का नाम बता दीजिए। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कौन से घोटाले का आरोप है? मुझे नाम बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं उन पे किसी घोटाले का आरोप नहीं है? एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था नारदा, उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच चल रही है। आपने कहीं सुना है क्या कि जिस अधिकारी को क्लीन चिट दे दिया है कि शुभेंदु अधिकारी कुछ नहीं किया? जांच चल रही है ना। आप मुझे बताइए, शुभेंदु अधिकारी को नहीं पकड़ा और सौगत राय को पकड़ लिया, ऐसा हुआ है क्या? विषय की जांच चल रही है। जांच की व्यवस्था जो है वो एजेंसी के हाथ में है, एजेंसी को जांच करना है। अब ममता बनर्जी के कहने पर किसकी जांच होगी और किसकी जांच नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे उमेश राय सर। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये इंटरव्यू हमारा कैसा लगा, वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।